स्टूडेंट आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, बता दीजिए एक बार। यस मैम। ओके स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट फॉर कंफर्मेशन। तो आज हम क्या करने वाले हैं वो बात कर लेते हैं। बेसिकली हम बात करेंगे, दो लाइन है, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन हुई तो आपको पता है स्टूडेंट, कोई भी प्लेन लिया, प्लेन का मतलब पता है स्टूडेंट, जो फ्लैट सरफेस होता है, जैसे आपने बात करी है तो उसमें 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई भी दो लाइन है आपके पास एक प्लेन के अंदर, तो या तो वो लाइन पैरेलल होगी या लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, मतलब या तो कहीं पे मिल ही नहीं रही होगी तो मतलब पैरेलल लाइन है, या कहीं पे तो वो मिलने वाली है दोनों लाइन, तो वो आप लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टू इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। और दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में जो बनने वाला एंगल है, एक्यूट एंगल, वो कैसे निकालते हैं, या दो इंटरसेक्टिंग लाइन है जो लाइन मिलने वाली है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थियरम है स्टूडेंट, इसका प्रूफ भी हम करने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जेई के हिसाब से भी और आपका फाइनल एग्जाम के हिसाब से, इसे दोनों से इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब दो लाइन जो कहीं पे तो मिलने वाली है, उनके बीच में बनने वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस विद स्लोप m1 एंड m2, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। स्टूडेंट समझ में आया, दो लाइन है, उन दोनों लाइन के बीच में जो बन रहा है एंगल वो थीटा है, एक्यूट एंगल लिया है हमने, और दोनों लाइन का स्लोप कितना है m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे टेन थीटा को हम कैसे लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अभी बच्चे बोलेंगे मैं मॉडुलस क्यों लगाया है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे मॉडुलस लिया है कि जो इसको सोल्व करे ना आप, जो आपको मिले बेसिकली वो पॉजिटिव आंसर मिले। ठीक है, एवरीवन समझ में आ रहा है, ये बताइए। यस मैम। ओके, इसका प्रूफ कर लेते स्टूडेंट, प्रूफ बहुत इजी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो हमने क्या लिया है यहाँ पे, क्योंकि दो लाइन की बात करिए स्टूडेंट, जैसे लाइन L1 L2 ले लीजिए, तो हम यहाँ पे थीटा वन थीटा टू क्या ले रहे हैं, उनके इंक्लिनेशन ले रहे हैं। मतलब इंक्लिनेशन का मतलब सबको याद है कि इंक्लिनेशन वो होता है कि जो लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल को आपने अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, तो वो एंगल आपको थीटा वन एंड थीटा टू दिया है। ठीक है, थीटा वन थीटा टू इंक्लिनेशन है लाइन L1 और L2 का, m1 m2 क्या है, लाइन की स्लोप है रिस्पेक्टिवली। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू टेन थीटा वन, m2 आप लिख सकते हो टेन थीटा टू। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि थीटा वन थीटा टू क्या है, लाइन L1 और L2 के इंक्लिनेशन है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पे हम ले रहे हैं थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है बिटवीन द टू लाइंस L1 एंड L2। तो यहाँ पे हमें दो केसेस मिलने वाले, दोनों डायग्राम आपको दिखा देती हूँ। पहले वाले केस में ऐसा कुछ मिलेगा कि दो लाइन है, देखिए, ठीक है, थीटा क्या है, यहाँ पे एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, दो लाइन के बीच में बनने वाला एंगल की बात यहाँ पे कर रहे हैं, वो एक्यूट एंगल ले रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक ब्लू कलर का लाइन दिखाया L1, जिसको मैंने बोला ग्रीन कलर में L2 लाइन दिखाया। तो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, ये देखिए जो मैं टिक मार्क कर रही हूँ, ये क्या है, लाइन L1 का इंक्लिनेशन है थीटा वन। ठीक है, यहाँ पे देखिए थीटा टू क्या है, जो मैं टिक मार्क किया है, ये लाइन L2 का इंक्लिनेशन, मतलब एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा टू एंगल बना रही है, और एंगल को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर किया, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, थीटा वन थीटा टू लाइन L1 और L2 का इंक्लिनेशन है रिस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, ये जो थीटा है ये क्या हो गया स्टूडेंट, डायग्राम के हिसाब से जो मैंने टिक किया है, लाइन L1 और L2 के बीच में ये एंगल बन रहा है थीटा, दिख रहा है सबको। यस मैम। हाँ, अच्छा स्टूडेंट, डायग्राम से अगर बोले तो, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल जैसा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे मैंने अलग से नाम नहीं दिया है, लेकिन देख के आपको पता चल रहा है कि ये एक ट्रायंगल सा बन रहा है, और ये थीटा वन जो मैं यहाँ पे टिक किया है अभी, ये थीटा वन क्या हो गया, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया। बताइए, एक्सटीरियर एंगल हो गया ना थीटा वन, तो यस मैम। एक्सटीरियर एंगल जो आपके पास एक थियरम थी उसके हिसाब से आपका थीटा वन क्या हो गया, थीटा टू प्लस थीटा हो जाता है। थीटा वन की वैल्यू क्या आई, थीटा टू प्लस थीटा, वहां से आप लिखेंगे थीटा आपका हो गया थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है, तो स्टूडेंट डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। तो आपको समझ में आया, हमने लाइन L1 ली है, L2 ली है, L1 का इंक्लिनेशन थीटा वन है, L2 का इंक्लिनेशन थीटा टू है, थीटा यहाँ पे L1 L2 के बीच में बनने वाला एक्यूट एंगल हमने लिया है। तो यहाँ से आपको पता चला डायग्राम से, थीटा आपको मिल रहा है थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है स्टूडेंट,
सबको समझ में आया ये वाला? ओके, एक तो ये केस हो सकता है, दूसरा वाला देखिए ये वाला। ठीक है, आप बोलेंगे कि मैम ये क्या लिया है, वो दिखाती हूँ आपको। सेम डायग्राम आप बोल सकते हैं, लाइन L1 है, लाइन L2 है, θ1 लाइन L1 का इंक्लिनेशन है, θ2 लाइन L2 का इंक्लिनेशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए मैं टिक मार्क करके दिखाती हूँ आपको, ये ग्रीन कलर से, ये फाई। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने फाई क्यों लिया है, क्योंकि हमें एक्यूट एंगल की बात करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो डायग्राम में के हिसाब से जो ये एंगल मिल रहा है ना आपको, देखो फाई, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इसको कैसा लिख सकते हैं आप, ऐसा लिखेंगे, देखिए ये जो θ1 है जो अभी टिक किया है मैंने, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ये ट्रायंगल का, तो उसके हिसाब से आप क्या बोलेंगे कि θ1 किसके बराबर है, θ2 प्लस फाई। ये जो नोटेशन है इसको हम फाई रीड करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाली बात बताइए, तो यहाँ से आप बेसिकली ये बोल रहे फाई आपका हो गया θ1 माइनस θ2। एग्री कर रहे हैं कि नहीं बताइए? तो यहाँ पे मैंने नीचे भी लिखा ही हुआ है कि जो फाई है आपका θ1 माइनस θ2 हो गया। स्टूडेंट बताइए, ये वाली बात ये समझ में आई? यस मैम। हाँ, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट आप बोलेंगे मैम अपने फाई क्यों लिखा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ना तो आप क्या बता रहे हो कि मैम देखियो, ये यहाँ पे मैं टिक मार्क करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये भी एंगल बन रहा है लाइन L1 और L2 के बीच में। ठीक है, ये जो टिक मार्क करके बताए फाई जिसको मैंने बोला है, ये थीटा भी बच्चे बोलेंगे कि मैम थीटा भी एंगल है लाइन L1 और L2 के बीच में। लेकिन स्टूडेंट हम किसकी बात करें, एक्यूट एंगल जो दोनों लाइन के बीच में बन रहा है वो एंगल की बात करें, एक्यूट एंगल। ठीक है, मैम फाई की जगह अल्फा नहीं लिख सकते? लिख सकते, कुछ भी लिख सकते, यहाँ पे मैंने फाइल ले लिया, आप चाहे तो अल्फा ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आया? यस एवरीवन मैम। नाम दिया है बस। तो यहाँ पे जो थीटा लिखा है ना मेरे स्टूडेंट, थीटा मैंने बोला कि वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए फाई प्लस थीटा कितना हो रहा है, 180 डिग्री बन जाएगा, फाई प्लस थीटा, क्योंकि ये आपका लीनियर पेयर बन जाएगा। ठीक है एवरीवन, यस मैम। जो डायग्राम मैंने बनाया है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट थीटा के बारे में बात करें, थीटा एक्यूट एंगल है, दो लाइन L1 और L2 के बीच में बनने वाला। तो यहाँ पे जो फाई मैंने बताया है, तो ये बेसिकली आप बोल सकते हैं ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल आप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें एक्यूट एंगल की बात करनी है जो लाइन L1 और L2 के बीच में बन रहा है। तो यहाँ से सेकंड केस में हमने बोला है फाई हो गया θ1 माइनस θ2, और यहाँ से आप लिखेंगे थीटा प्लस फाई 180 डिग्री हो रहा है। तो बेसिकली अभी क्या मिलेगा देखते हैं। ठीक है, तो केस 1 में आपको मिल रहा है थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2। दूसरे केस में बात की जाए तो थीटा आपका हो गया पाई माइनस फाई। ठीक है स्टूडेंट, ये वाले देख लीजिए, मतलब 180 डिग्री में से अगर आपने फाई एंगल निकाल दिया है तो थीटा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका पाई, देखो यहाँ पे थीटा जो है पाई माइनस θ1 माइनस θ2 ऐसा लिख सकते हैं। तो केस 1 में ये मिला है हमें, क्योंकि यहाँ पे आपने थीटा लिख दिया है θ1 माइनस θ2, तो दोनों साइड में आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 10 अप्लाई करेंगे, तो tan थीटा आपको मिल गया tan ऑफ θ1 माइनस θ2। दूसरे वाले केस में आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस θ1 माइनस θ2 ये। और स्टूडेंट ये आपको पता है tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका, ये माइनस tan थीटा हो जाता है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में अलाइंड एंगल्स में भी सीखा हुआ था, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan आपका पॉजिटिव आंसर देता है। ठीक है, और यहाँ पे पाई माइनस समथिंग आप लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हो ये आपका, ये जो θ1 माइनस θ2 ये आपका एक्यूट एंगल दे रहा है। तो ये आपका बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता चला कि tan यहाँ पे नेगेटिव होता है। एवरीवन समझ में आया इतनी बात? तो यहाँ से हमने ये लिख दिया है। अभी दो केस बन रहे हैं, देखिए एक में यहाँ पे अब मिल रहा है tan थीटा मिल रहा है tan ऑफ θ1 माइनस θ2, दूसरे में आपको मिल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan θ1 माइनस θ2। स्टूडेंट अगर मैं मॉडुलस लगा दूं, आपको पता है, जैसे एग्जांपल दूं, मॉडुलस ऑफ -1 कितना आता है, 1 आता है, मॉडुलस यस ऑफ मैम। 1 भी 1 आता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ये दोनों केस को एक साथ में कंबाइन करूं तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा दूंगी तो समझ में आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे tan थीटा हम ऐसा लिख सकते हैं ना, tan थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब मॉडुलस ऑफ tan ऑफ θ1 माइनस θ2। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि वो माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे tan थीटा आपका हो गया मॉडुलस ऑफ tan ऑफ θ1 माइनस θ2। स्टूडेंट अभी ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या सीखा है, बहुत सारे फॉर्मूले सीखे, आइडेंटिटी बोल सकते हैं कि tan ऑफ a माइनस b ये किसके बराबर होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, वही यूज किया स्टूडेंट। मिल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू
मॉडुलस ऑफ tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, और tan थीटा 1 क्या है, स्लोप है आपका फर्स्ट लाइन का m1, tan थीटा 2 क्या है, स्लोप है सेकंड लाइन का, m2 से रिप्लेस किया, तो आपको क्या मिल गया है, tan थीटा मिल गया है मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है स्टूडेंट, m1 m2 क्या है, लाइन L1 और L2 के स्लोप से रिस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आया, ये वाले थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन जेई में भी पूछे जाते हैं। किसी को डाउट है बताइए स्टूडेंट, सबको समझ में आया, इसको Yes, सोल्व ma'am. करके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करना है हमें। ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे शायद किसी का माइक ऑन है। ओके स्टूडेंट, ये देखो, ये मैंने फाइनल लिख दिया है, अगर थीटा एक्यूट एंगल है दो लाइन के बीच में बनने वाला, तो लेकिन दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए स्टूडेंट, दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तभी तो एंगल बनेगा उनके बीच में। तो यहाँ पे थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है लाइन L1 और L2 के बीच में बनने वाला, और लाइन L1 L2 के स्लोप से m1 m2 रिस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ से लिख रहे हैं tan थीटा हो गया मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई ये वाली चीज? Yes, ma'am. ओके ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो एक कोरोलरी में करके मैं दिखा रही हूँ, या बोल सकते हैं रिजल्ट बोल सकते हैं या रिमार्क बोल सकते हैं, तो सेम चीज हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर थीटा को एक्यूट एंगल है दो लाइन के बीच में बनने वाला, और ये जो लाइन है उनका इक्वेशन स्टूडेंट मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहली लाइन का इक्वेशन है। दूसरी लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एंड मुझे लगता है स्टूडेंट सबको स्लोप निकालना आता है, पहली लाइन का स्लोप m1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस a1 अपॉन b1 हो जाएगा, m2 सेकेंड लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ a2 अपॉन b2। इसको जस्ट ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आया, सिंप्लीफाई करके यही चीज मिलेगी। एवरीवन प्लीज बताइए, समझ में आया ये वाली चीज? तो वही चीज हम ऐसा भी तरीके से लिख सकते हैं, आप अगर a1 b1 a2 b2 इनके फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख दीजिए, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा tan थीटा हो गया मॉडुलस ऑफ a1 b2 माइनस a2 b1 डिवाइडेड बाय a1 a2 प्लस b1 b2। स्टूडेंट यहाँ से अगर मैं कुछ पूछूं आपको ये वाले रिजल्ट से, सब लोग बता पाएंगे मुझे, अगर दो लाइन ठीक है पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल लाइन का स्लोप के बारे में क्या बोलते हैं आप बताइए? दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप बराबर होता है कि अलग होता Yes, ma'am. है? Ma'am, equal होता है. वेरी गुड, तो अगर स्टूडेंट आपके पास दो लाइन है L1 L2, उनका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है, तो उनकी स्लोप बराबर हो जाएगी, m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगी, तो वो वाले केस में क्या मिलेगा आपको, tan थीटा इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। एवरीवन एग्री करेंगे ना? Yes, ma'am. क्योंकि स्लोप अगर बराबर होगी तो न्यूमरेटर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी स्टूडेंट अगर आपका दो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगी, तो वो Ma'am is equal to -1. हाँ, तो आपको पता है उनका स्लोप का प्रोडक्ट आपका -1 हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 हो रहा है। एवरीवन ऑब्जर्व किया Yes, आपने, तो यहाँ पे 1 -1 मतलब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो tan थीटा डिफाइन कब नहीं होता है स्टूडेंट, आपको पता है, जब tan थीटा अगर आपका यहाँ पे हो रहा है, मतलब tan ऑफ 90 डिग्री पे आप बात कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है एवरीवन, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो टोटल एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो गया, सबको समझ में आया? तो यही मैं आपको कुछ यहाँ पे रिजल्ट भी दिखा रही हूँ उसके ऊपर, जो अभी हमने करोलरी पढ़ा इसके ऊपर अगर लिखना चाहे, या जो पहला स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर, तो ये चीज बहुत काम की है। अगर आपके पास दो क्या है, दो लाइंस पैरेलल है, तो आपके पास ये कंडीशन मिलेगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। एग्जाम्पल दो जैसे स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, रेंडमली मैंने एग्जाम्पल लिखा है। दूसरा लिखूं 2x प्लस, ओके आप चाहे तो कोई कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दो लाइन का इक्वेशन लिख लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों लाइन क्या है स्टूडेंट, ये दोनों लाइन आपका पैरेलल लाइन है। कैसे पता चला, आप ऐसे चेक कर लीजिए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट ये नॉट इक्वल टू c1 b2, कॉन्स्टेंट टर्म डिफरेंट है बस। ठीक है, समझ में आया? या चाहे तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, देखो ये वाला नहीं लिखती, इसके अलावा सपोज मैंने लिखा होता 4x प्लस, जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे 6y, एंड यहाँ पे मैं कुछ अलग लिख देती, तो भी ये दोनों लाइन आपके, ये वाली पहली लाइन और ये वाली लाइन आपकी पैरेलल हो जाती। ठीक है स्टूडेंट, क्यों देख लीजिए, रेशो ले लीजिए यहाँ पे, x के कोएफिशिएंट का रेशो ले लीजिए, 1/2 आएगा।
y के कोएफिशिएंट का रेशियो ले लीजिए 1/2 आएगा, बट कांस्टेंट टर्म का रेशियो आपका डिफरेंट आ रहा है। देख लीजिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है। तो आपका क्या लाइन है, लाइन जो दिया है वो पैरेलल लाइन हो गया। एवरीवन समझ में आया? प्लीज बताइए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाली बात समझ में आई सबको? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो ये पहला केस हो गया। लाइन पैरेलल कब होती है? अगर लाइन का आपको इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो आप ऐसा चेक कर सकते हैं कि लाइन पैरेलल है तो आपको ये मिलेगा। अगर स्टूडेंट लाइंस आइडेंटिकल है, मतलब आइडेंटिकल का मतलब आप पता है सबको स्टूडेंट, कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक जो लाइन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इक्वेशन हमने क्या है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा तो उसमें भी हमने एक वर्ड सुना था। तो आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? जैसे स्टूडेंट मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने लिख दी है। ये इक्वेशन को कोई नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके मैं लिख दूं, जैसे अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड को, तो क्या मिलेगा? 6x प्लस 9y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट, बेसिकली पहले वाली इक्वेशन से ही आपको दूसरी इक्वेशन मिली है। तो ये वाले केस में स्टूडेंट अगर आप a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 फाइंड करेंगे तो वो बराबर आता है आपके पास। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? ये लाइन आपका क्या है? आइडेंटिकल लाइन हो गया। एवरीवन बताइए। Yes, ma'am. पैरेलल लाइन में क्या होता है? पैरेलल लाइन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। कांस्टेंट टर्म आपका कुछ अलग आ रहा था, लेकिन लाइंस अगर आइडेंटिकल है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 मिलेगा। स्टूडेंट उसके बाद परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में तो आपने जस्ट अभी बताया। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आता है। आप उसको स्लोप के टर्म में लिख के वैसा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है स्लोप कैसे निकालते हैं। और बेसिकली यहाँ पे बात की जाए तो स्टूडेंट डिनोमिनेटर आपका 0 बन रहा है, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 आपको मिल रहा है यहाँ पे 0। ठीक है, किसी को डाउट है तो लिख लीजिए। m1 क्या है आपका? माइनस a1/b1 है। m2 क्या है आपका? माइनस ऑफ a2/b2 है। ठीक है, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 करके देखिए, बेसिकली यही आएगा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। सबको समझ में आया? स्टूडेंट बताइए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन पता होना चाहिए। अगर आपको 2 लाइन का इक्वेशन दिया है तो आप वहां से ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि लाइन पैरेलल है कि आइडेंटिकल है या परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर 2 लाइन है जो कहीं पे इंटरसेक्ट होने वाली है प्लेन में, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? स्टूडेंट ये मैं सिर्फ थियरम दिखा रही हूँ, मैं प्रूफ नहीं करा रही हूँ। ये बेसिकली क्रैमर्स रूल से आया है। क्रैमर्स रूल मुझे लगता है आपने पढ़ा होगा, 10th में भी 11th में भी पढ़ते हैं। अगर आपके पास 2 इक्वेशन दी हुई है, 2 वेरिएबल x एंड y में, ठीक है स्टूडेंट, तो डिटरमिनेंट की हेल्प से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। वही चीज यहाँ पे वो बता रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ थियरम देख लीजिए। क्वेश्चन तो हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके जो x और y की वैल्यू मिलेगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा 2 लाइन का। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 लिखिए, या ये c1 को लेफ्ट साइड में भी ले सकते हैं। तो ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा लिखा है। याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली क्रैमर्स रूल से दिया हुआ है। स्टूडेंट याद है किसी को? क्रैमर्स रूल से हम डेल्टा कुछ ऐसा लिखते थे। देखिए इक्वेशन में लिख के दिखा देती हूँ। आपके पास a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 है। यहाँ पे आपके पास a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। आप मुझे पता नहीं नोटेशन डेल्टा भी यूज किया होगा या डी भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो डेल्टा आपके पास क्या है? a1 b1 है फर्स्ट रो में, सेकंड रो में आपको मिलता है a2 b2। ठीक है एवरीवन, प्लीज बताइए। और अभी डेल्टा ये हो गया, डेल्टा एक्स यहाँ पे आप नोटेशन लिख सकते हैं, डी एक्स भी लिखना चाहे तो लिख लीजिए। तो ये आपके पास क्या होता है? फर्स्ट रो को नहीं, यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है उसको रिप्लेस करते हैं c1 c2 से। तो c1 c2 यहाँ पे रहेगा सेकेंड कॉलम एज इट इज। और डेल्टा वाई आपके पास कुछ ऐसा आता है स्टूडेंट, पहले जो है ये जो डेल्टा है यहाँ पे इसमें पहले
क्या है यहाँ पे, कॉलम को एज इट इज रहने दीजिए A1 A2, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे C1 C2 से, और आपको डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कैलकुलेट करना आता है स्टूडेंट। तो यहाँ से x की वैल्यू की बात की जाए तो ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट, क्या होगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास डेल्टा y अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ, ऐसा कोई थियरम है, इसका प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डायरेक्टली हम साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा A1 B1 ऐसा कंपैरिजन करने की बजाय। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? जब भी आपको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए दो लाइन का, तो डायरेक्टली दोनों की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि याद करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। प्रूफ कैसे ये आया, वही स्टूडेंट साइमल्टेनियसली सोल्व करके, मतलब या तो x का कोएफिशिएंट सेम कर लीजिए या y का कोएफिशिएंट सेम कर लीजिए, फिर आप चेक करेंगे ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, तो वहां से ये रिजल्ट आता है। ठीक है, क्रैमर्स रूल से आता है, ये हम डिटरमिनेंट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। एवरीवन समझ में आया? तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे आज। तो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा लाइन का, तो साइमल्टेनियसली सोल्व करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, किसी को डाउट रहेगा तो पहले पूछ लीजिए। ये थर्ड थियरी है आज के लिए, फिर हम इसके ऊपर जो भी 3 टॉपिक पढ़े उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कॉन्करेंट लाइंस की। स्टूडेंट यहाँ पे अगर हमारे पास 3 लाइन है, उससे ज्यादा लाइन है, अगर वो लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो आप क्या बोलेंगे, और जो तीनों लाइन है वो डिस्टिंक्ट लाइन है। ठीक है, 3 or more distinct lines are said to be congruent if they pass through a common point, मतलब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे सपोज 3 लाइन आपने लिया है, 2 लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट स्टूडेंट थर्ड लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि तीनों लाइन आपका कॉन्ग्रुएंट लाइन है। ठीक है, बता सकते हैं ये स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं? तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, इफ वी कंसिडर 3 लाइन देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 लाइंस लाइज ऑन द थर्ड लाइन। यही बता रहे कि थर्ड लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो अभी जो थियरी पढ़ा डायग्राम के हिसाब से देख सकते हैं, ऐसा होगा 3 लाइन यहाँ पे बोल सकते हैं L1 L2 L3 है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, तीनों लाइन पॉइंट P से पास हो रही है, तो आप ये तीनों लाइन को क्या बोल देंगे स्टूडेंट, कॉन्करेंट लाइंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओके, ये जो पॉइंट P है इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, या लाइंस आर कॉन्करेंट। ठीक है एवरीवन, किसी को डाउट है इसमें बता दीजिए, सबको समझ में आया? ओके स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट जो थियरी पढ़ा उसके ऊपर हमें क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक कंडीशन में दिखा देती हूँ आपको, ये कंडीशन का भी प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है, प्रूफ की तो आप वैसे भी रिक्वायरमेंट है नहीं, मैं आपको बता देती हूँ क्या किया है। ऐसा है कि 3 लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन का इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू ये 0 है। ठीक है, एंड थर्ड है A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0, और हम क्या बोल रहे हैं, तीनों लाइन कॉन्करेंट है। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हो गया, तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, एग्री करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने 2 लाइन को इक्वेशन ले लिया है, उसको साइमल्टेनियसली सोल्व किया है, तो वहां से जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू जो मिली है, उसको थर्ड लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट लाइन है तो थर्ड लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंडीशन जो मिली है बेसिकली है क्या, मैं आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 के फॉर्म में दिखा देती हूँ। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ऐसा कंडीशन अगर आप याद करेंगे तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट भूल जाएगी क्या कहा था, तो ये वाला याद कर सकते हैं, इसी का वो क्या बोलते हैं एक्सपांशन दिया हुआ है। ठीक है, द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस आर ऑल्सो गिवन बाय दिस। स्टूडेंट सबको पता है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को कैसे एक्सपांड करते हैं, यही चीज जो पिछले स्टेप में मैंने लिखी थी, बेसिकली ऐसा करते हैं। ठीक है, क्या किया स्टूडेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है A1 उसको ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दीजिए, या बोल दीजिए छुपा दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो बाकी एलिमेंट बचा, देखिए ये वाला और ये वाला मैंने हाइड कर दिया है, जो बाकी एलिमेंट बचे हैं उनका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा बताइए एवरीवन, तो A1 इंटू ये आपके पास मिलेगा B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए, मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट को पता है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को कैसे एक्सपांड करते हैं। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो लिखेंगे, लेकिन उससे पहले माइनस साइन आएगा। ठीक है, माइनस B1, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड कर लेंगे, तो बाकी जो एलिमेंट बचा उनका डिटर्मिनेंट, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट बताइए, A2
C3 माइनस A3C2 यही मिलेगा। प्लीज बता दीजिए एवरीवन, कुछ समझ में आ रहा है? फिर क्या आएगा, प्लस साइन करके आप लिखेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट जो है C1, उसको लिखेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, बाकी जो एलिमेंट बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा आपके पास A2 B3 माइनस A3 B2 और ये मैम इक्वल ये टू, प्लस साइन क्यों आता है? अच्छा ये स्टूडेंट इसका एक्सपांशन ही कुछ है, ऐसा देखो मैं लिख के दिखा देती हूँ, यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर प्लस साइन माइनस साइन ऐसा ऑल्टरनेटली होता है, क्योंकि आप तो केवल सिर्फ यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 पढ़ रहे हो, लेकिन हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में अगर आप जाते हैं ना 12 के बाद, तो वहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4 5 6 वो सब पढ़ते, तो ऐसा रूल है यहाँ पे प्लस माइनस ऐसा, इसको ऐसा ओपन करते हैं। ठीक है एवरीवन, समझ में आया? इसलिए बीच में इधर माइनस साइन आ जाता है। यस मैम। तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ स्टूडेंट। तो ये कंडीशन याद करना ज्यादा इजी है ना, कि डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे किसका है, फर्स्ट रो की बात की जाए A1 B1 C1, सेकंड रो में A2 B2 C2, थर्ड रो में A3 B3 C3, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, तो आप बोल सकते हैं जो आपका तीनों लाइन जो दिया हुआ है उसका इक्वेशन, वो जो तीनों लाइन है आपका कॉन्करेंट हो जाएगी, मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई? तो अभी जो थियरी हमने पढ़ा है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैंने लिए, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी देने वाली हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उस टाइप के आपने कर लिए। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। सबको समझ में आया क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? ये कंडीशन है किसके लिए, अगर आपके पास 3 लाइन आपको कॉन्ग्रुएंट बतानी है तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास 0 आनी चाहिए। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 की वैल्यू आपको कंपेयर करने से मिल जाएगी। ठीक है एवरीवन, 3 लाइन यस मैम। का दिया रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो प्लीज नोटबुक निकालिए और मेरे से पहले आपको कैलकुलेट करके आंसर बताना है। ठीक है 10 क्वेश्चन लिया है, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगी, लेकिन डोंट वरी, जो होमवर्क में क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगी, एक्सप्लेन मैं करने वाली, क्योंकि पूरे 10 के 10 क्वेश्चन क्लास में होना डिफिकल्ट है आधे घंटे में। ठीक है स्टूडेंट, बताइए, चलो सोल्व कीजिए मेरे साथ। क्या दिया है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस हुज स्लोप्स आर √3 एंड 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे ले ले डायरेक्टली स्टूडेंट, M1 ले लू √3, M2 ले लू 1/√3, प्लीज बताइए, या पूरा लिख के बताऊं, चलेगा ना यहाँ पे? तो यस आप मैम। ओके, गिवन द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप्स ऑफ द लाइन लिख सकते हैं आप, गिवन द स्लोप्स ऑफ लाइंस, ऐसा लिखना चाहिए तो लिख दीजिए लाइंस L1 एंड L2। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं M1 आपको दिया है √3, M2 दिया है 1/√3। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें लिखना पड़ेगा लेट थीटा बीटा एक्यूट एंगल, ऐसा लिख सकते हैं, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में भी मिल जाएंगे। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस L1 L2 भी बोल सकते हैं, बिटवीन द लाइंस, नाम देना चाहे तो दे दीजिए L1 एंड L2। ठीक है, तो यहाँ से उसके बाद क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, जो फॉर्मूला हमने सीखा है वो वाला लिखेंगे अभी। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या बोल सकते हैं, देन tan थीटा, इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे, एवरीवन देख लीजिए सही लिख रहे कि नहीं, तो यहाँ से हमें मिलेगा tan थीटा, क्या हो गया इतना, ओके यहाँ पे देखते हैं, तो हमें मिल रहा है यहाँ पे tan थीटा आपके पास हो जाएगा मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय, कुछ स्टूडेंट ने तो कैलकुलेट भी कर लिया होगा, प्लीज बताइए थीटा की कितनी वैल्यू आ रही है, डिग्री में बताइए, रेडियन में बताइए, तो रेडियन में। स्टूडेंट मॉडुलस क्यों लेते हैं पता चला है ना, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव आंसर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा की यहाँ मैंने लिखा है मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। सब्स्टिट्यूट कीजिए M1 M2 की वैल्यू, M1 हमने क्या लिया है यहाँ पे √3 लिया है ना, M2 क्या है 1/√3, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 1 प्लस यहाँ पे आपको दिया है √3 इंटू आपको दिया है 1/√3। स्टूडेंट सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आ रहा है कैलकुलेशन, ये है डिटरमिनेंट, नहीं यहाँ पे डिटरमिनेंट नहीं, ये जो नोटेशन है स्टूडेंट यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, ये नोटेशन डिटरमिनेंट का भी है और ये नोटेशन मॉडुलस का भी है, तो यहाँ पे तो डिटरमिनेंट का कुछ काम ही नहीं है, तो ये मॉडुलस का सिंबल है। ठीक है,
मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिया है। चलो यहाँ पे सोल्व कीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, स्टूडेंट बताइए क्या कर सकते हैं अभी, एलसीएम ले सकते हैं न्यूमरेटर में। ओके, तो न्यूमरेटर में अगर एलसीएम लिया तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे √3 मिलेगा, यहाँ पे √3 इंटू √3 मिल जाएगा 3। एक 3 बार minus हाँ, और यहाँ पे चेक कर लीजिए कुछ मिस्टेक होगा तो नीचे क्या मिलेगा 1 प्लस, ओके √3 कैंसिल हो जाएगा क्या स्टूडेंट, देख लीजिए हो जाएगा ना, क्योंकि हाँ, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 + 1 मिल रहा है, देख लीजिए। तो इसको मॉडुलस लगा देते हैं और आगे जो मिला उसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो हमें मिला है ये मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे 3 - 1 मतलब 2 हो गया, 2/√3, और उसके अपॉन में आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, देख लीजिए 1 + 1 मतलब 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैम स्टूडेंट पूरा बताइए √3। एक सेकंड देख लेते हैं स्टूडेंट, वेरी गुड। यहाँ पे तो ये हमारे पास ये हो गया 2/√3 इंटू 2, ऐसा हो गया हमारे पास। तो यहाँ से 2 कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट, वेरी गुड। यहाँ पे तो यहाँ पे हमें जो मिला है लिख देते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ये मिल रहा है मॉडुलस ऑफ 1/√3 मिल रहा है। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ 1/√3 मतलब 1/√3 मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 1/√3। एक सेकंड अच्छे से लिखते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे, नेक्स्ट वाले स्टेप में लिखते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे लेकिन ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, आपके पास tan थीटा की। हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। ठीक है, तो एक पेज और ऐड करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ से हमें मिला है देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। स्टूडेंट बताइए, एक्यूट एंगल की बात करें, कौन से एंगल पे tan की वैल्यू 1/√3 आता है, रेडियन में बताएं तो रेडियन में बता सकते हो, डिग्री में बताएं तो डिग्री में बताइए। 30 डिग्री पे। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट। आप थीटा में भी मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं 30 डिग्री, या अगर रेडियन में लिखना है तो स्टूडेंट कैसे, 5/6 रेडियन। वेरी गुड। ठीक है, मुझे लगता है ये सबको पता होगा वैल्यूज। अगर किसी को डाउट है तो एक काम कर सकते हैं, आपको पता है साइन 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है 1/2, कोस 30 डिग्री पे कितनी होती है स्टूडेंट √3/2, ऐसे भी करके चेक कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है सबका यही आंसर आ रहा है, प्लीज बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे ओके दोनों आंसर सही है, पूरा आगे भी लिखना है तो लिख सकते हैं देयरफॉर द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, ये भी लिखना चाहे तो लिख दीजिए देयरफॉर द एक्यूट एंगल, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में लिखेंगे तो लास्ट स्टेप का 1 नंबर होता है स्टूडेंट, मार्क्स गंवाना नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर एक्यूट एंगल बिटवीन, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस लिख सकते हैं, L1 L2 जो भी लिखना है, बिटवीन द लाइंस इज 30 डिग्री, और आप लिख सकते हैं 5/6। ठीक है, रेडियन में, ये रेडियन में हुआ है। ठीक है एवरीवन, सबको समझ में आया? मैम ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, क्या बोला है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। ओके नहीं नहीं, आई एम सॉरी, फाइंड नहीं करना, यहाँ पे इफ दिया, आई एम सॉरी, यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में फाइंड करना था, यहाँ पे दिया इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज π/4। π/4 स्टूडेंट रेडियन में दिया, डिग्री में बोले तो 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एंड क्या दिया, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। ठीक है, मतलब एक लाइन का स्लोप दिया, आप बोल दीजिए m1 की वैल्यू दी है, m2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट याद रखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए तो 2 आंसर मिलेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वहां पे मॉडुलस था ना, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। तो मॉडुलस को ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस आ जाता है आपके पास। ठीक है, तो 2 वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे, समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए। मतलब ऐसी 2 लाइन आपके पास मिलेगी आपके पास। ठीक है, तो स्लोप आपको 2 मिलेगी यहाँ पे, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो चलो बताइए, कर लेते हैं, कैसे लिखेंगे बताइए एवरीवन। ऐसा लिख सकते हैं, गिवन द एंगल, या शॉर्ट में भी लिखना चाहिए तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, गिवन द एंगल बिटवीन द लाइंस इज π/4। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आप लिख सकते हो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/4। अभी स्टूडेंट क्योंकि आपके पास m1 m2 नोटेशन यूज करते थे, तो आप मुझे बताइए m1 को 1/2 ले लें,
या M2 को 1/2 ले? बताइए। मैम m is equal to 1/2. ओके, M1 जो पहली वाली जो लाइन का स्लोप है स्टूडेंट, उसको हम क्या ले लेते हैं 1/2। अभी एक काम है, आप चाहे तो M2 नोटेशन ही यूज करना चाहे तो M2 ले लीजिए स्टूडेंट, नहीं तो अगर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से M2 को M से डिनोट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आपको M2 नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेट M1 इज इक्वल टू 1/2 एंड आप बोल सकते हैं जो सेकंड लाइन का स्लोप है M2 उसको मैंने M से डिनोट कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें M की ही वैल्यू निकालनी, मतलब सेकंड लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, कर सकते हैं ऐसा, या M2 ही रखना है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बार बार हमें M2 लिखना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे चाहे तो M से भी डिनोट कर सकती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय, आप क्या लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस M1 M2। ठीक है, ये वाला यूज करके चलो सोल्व करते हैं। हमें M2 की वैल्यू निकालनी है और M2 की वैल्यू को हमने M लिया अभी के लिए, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan ऑफ π/4। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2, ये देख लीजिए हाफ हो गया, इसको हमने M लिया है अभी के लिए ताकि बार बार M2 लिखना ना पड़े। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस हाफ इंटू यहाँ पे हो गया M। एवरीवन किसी को डाउट है तो प्लीज बोल दीजिए। आपको M2 को M2 ही रखना है तो रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से M2 को M लिया, क्योंकि बार बार M2 ना लिखना पड़े। ठीक है, अभी कौन बच्चा मुझे बताएगा, कौन स्टूडेंट की tan π/4 पे कितनी वैल्यू होती है? मैम 1. वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पे ओके नेक्स्ट स्टेप पे लिख के दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे tan 45 डिग्री पे या π/4 पे वैल्यू होती है 1। एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पे मिल रहा है 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मॉडुलस स्टूडेंट क्या करें, पहले तो न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडुलस साइन है आपको दिख रहा है, और यहाँ पे न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया देखिए 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देख लीजिए, 1 माइनस 2m, और ये होल अपॉन में क्या है आपके पास 1 प्लस हाफ इंटू m। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट, बताइए, ले ले यहाँ पे भी। Yes मैम. ओके, यहाँ पे भी ले लेते हैं, तो ये हम मिलेगा नीचे 2, और यहाँ पे 2 2 प्लस plus m. m। वेरी गुड, 2 प्लस m, और ये मॉडुलस का साइन लगाना पड़ेगा, तो ये हमें मिल रहा है स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू, अभी ये है क्या कि मॉडुलस के अंदर ऐसा है आपके पास 1 माइनस 2m अपॉन 2, और ये जो टोटल डिनोमिनेटर में दिया था इसका रेसिप्रोकल न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है बेसिकली, ये मिलेगा 2 अपॉन 2 प्लस m, और यहाँ पे मॉडुलस का साइन। ठीक है स्टूडेंट, 2 कैंसिल कर दो यहाँ पे। एवरीवन देख लीजिए, सबको Yes समझ में आ मैम. रहा है कि नहीं? ओके ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी दिखेंगे, तो आपको मिल रहा है 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ स्टूडेंट 1 माइनस 2m अपॉन यहाँ पे मिल रहे 2 प्लस m। स्टूडेंट अभी मुझे बताइए, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, तो आपको पता है ये इसका मैग्नीट्यूड दिया है 1, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा है या उसकी वैल्यू -1 थी या +1 थी, तभी उसका मैग्नीट्यूड 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ से चाहे तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप पे कैसा लिख सकते हैं आप, चलो पूरा लिख के दिखा देती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस 2m, 1 माइनस 2m अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्या था 2 प्लस m। इसका मैग्नीट्यूड आपको 1 मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m, ये प्लस या -1 के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड आपको 1 मिल रही थी, इसका मतलब ये है जो ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा है वो या तो -1 था या +1 था। ठीक है, किसी को डाउट है तो बता दीजिए, क्योंकि हमने पढ़ा था स्टूडेंट मॉडुलस ऑफ -1 का भी 1 ही आता है, मॉडुलस ऑफ 1 का भी 1 ही आता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आए तो स्टूडेंट 2 केस लेना समझ में आएगा, आपको 2 केस लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे क्या, एक Yes. बार 1 एक बार -1 करके। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज 1 माइनस 2m अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस m, एक बार मैं +1 ले लेती हूँ, दूसरा यहाँ से आप और करके लिख लीजिए 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m, ये हो जाएगा -1 के बराबर। अभी बताइए, अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो 1 माइनस 2m हो जाएगा या तो 2 प्लस m के बराबर, या दूसरा केस जो आप बता रहे हैं यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस ऑफ यहाँ पे 2 प्लस m। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे बताइए,
तो यहाँ पे अगर आपने ऐसा लिखा है तो एक काम कर सकते हैं, ये -2 को इधर भेज दीजिए, 1 - 2 हो गया, यहाँ पे आपको मिल रहा है m + 2x, ठीक है। और यहाँ पे और लिख देते हैं हम, और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ब्रैकेट तो ओपन कर ही नहीं है हमने, 1 - 2m हो गया, और ये आपके पास हो गया -2 - 2m, ठीक है। Yes. तो यहाँ पे नहीं 2m नहीं, यहाँ पे एक सेकेंड मिस्टेक किया है मैंने, -2 - m, ठीक है एवरीवन। तो क्या Yes, करें, ma'am. ओके नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, ओके यहाँ पे भी पेज कम पड़ रहा है, हम उन्हें ओके इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है स्टूडेंट पहले वाले केस से, M is equal to -1. ओके स्टूडेंट यहाँ पे लिख देते हैं, वेरी गुड। यहाँ पे तो -1 = 3m मिल गए, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरे वाले केस की बात की जाए स्टूडेंट, उसमें क्या हो रहा है देख लीजिए। तो आपने चाहे तो -2m को उधर लेके गए हैं, तो ये मिल गया आपको, ये 1 + 2 = -m + 2m, माइनस एक सेकेंड, -m, एक सेकेंड, -m + 2m, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए फाइनली मिल क्या रहा है, यहाँ से आप बात करें तो आपको मिल रहा है m = -1/3, ठीक है। दूसरे वाले केस से यहाँ पे मैं ब्रेक, 3. एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे ये मिल रहा है m ना, तो m = 3, तो मतलब आपको एक तो वैल्यू मिल रही है -1/3, और दूसरी आप मिल रही है यहाँ पे m = 3, ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो मतलब दो स्लोप की आपको, मतलब दो स्लोप मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore the slope of other line is the slope of, यहाँ पे दो आंसर दोनों सही है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे द स्लोप ऑफ अदर लाइन इज, आप लिख सकते हैं 3, और या माइनस, एक सेकेंड आपकी मर्जी है, पहले माइनस वाला लिखना चाहिए तो -1/3 हो गया, और 3, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, वापिस से समझाऊं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस का साइन है, तो आप उसको ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो बेसिकली ये मॉडुलस के अंदर एक्सप्रेशन था, उसकी वैल्यू या तो प्लस या -1 थी, तभी इसका मॉडुलस आपका 1 के बराबर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें m की दो वैल्यू मिली है, तो यहाँ पे द स्लोप ऑफ अदर लाइन हो गया -1/3, और आप बोल सकते हैं 3। समझ में आया? सब लोग एक बार बता दीजिए। वेरी गुड, यहाँ पे अदिति, इशिता, शिवानी, ये आपने आंसर दिया है। ये वाले क्वेश्चन का दिया कि कौन से वाले क्वेश्चन का दिया? पिछले वाले का, पिछले वाले का आंसर दिया आपने 1/√3, ठीक है। तो स्टूडेंट किसी को डाउट है ये वाले स्टेप में तो प्लीज पूछ लीजिए। सबको समझ में आया? ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला देख लीजिए, बहुत ईजी है ये भी, लेकिन क्वेश्चन तो वही है, बस उसको घुमा फिरा के कैसा पूछ सकते हैं एग्जाम में, देखिए। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस 2x + y - 1 = 0 एंड 3x + y + 4 = 0। दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, इनके बीच में बनने वाला एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट, तो आपको पता स्लोप तो निकालना ही पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं ऐसा, we have the following lines, ऐसा बोल सकते हैं, we have the equation of the lines। तो यहाँ पे मैं चैट भी पढ़ रही हूँ आपका स्टूडेंट, कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। we have the equations of the line, आपकी मर्जी, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइंस। और यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको लिख देते हैं स्टूडेंट, 2x + y - 1 = 0, इसको आप सपोज नंबर 1 बोल दिया है। सेकेंड लाइन का इक्वेशन है 3x + y + 4 = 0, ठीक है। इसको नंबर 2 बोल दे, क्योंकि फिर आपको बताना पड़ेगा ना कि ये जो इक्वेशन 1 है, जिस लाइन का है इक्वेशन दिया है, इसका स्लोप कितना है, ठीक है। प्लीज बताइए, इतनी बात समझ में आई Yes, स्टूडेंट? ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे बता दीजिए, यहाँ पे देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन 1, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली भी लिख सकते थे वैसे तो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। स्लोप ऑफ लाइन 1 इज, मैं अगर इसको m1 से डिनोट करूँ स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा बताइए, -2/1, मतलब -2 हो जाएगी। कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, माइनस ऑफ x कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय द y कोएफिशिएंट, ठीक है। तो प्लीज बताइए, यही आया सबका, m1 की वैल्यू -2, पक्का ना, यही आ रहा है? ओके, स्लोप ऑफ लाइन 2 की बताइए, स्लोप कितनी हो जाएगी, m2 हो गया, तो यहाँ पे -3/1, मतलब ये कितना मिल रहा है मुझे,
-3 मिल रहा है स्टूडेंट, बताइए आप लोग। मैम आप -a/b यूज कर रहे हो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट जो लाइन का आपको जो दिया हुआ है ना इक्वेशन, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, 7th वाला जो फॉर्म हमने सीखा था ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो वहां पे हमने स्लोप निकालना सीखा था। कैसे आता है? ये आता है आपका माइनस ऑफ x कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय द y कोएफिशिएंट। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि जो इक्वेशन है आपको ऐसा दी हुई है। ठीक है, प्लीज बताइए। यस मैम। अदरवाइज इंक्लिनेशन दिया होता तो वहां से स्लोप क्या बोलते हैं आप? टेन थीटा बताते। थीटा जहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होता, तो हमने यहाँ पे स्लोप का ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक है, तो माइनस ऑफ एक्स कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय द वाई कोएफिशिएंट, तो ये लाइन L1 और मतलब लाइन 1 और 2 का स्लोप आपने लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें एक्यूट एंगल लिखना है, तो हम थीटा मान सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो लेट, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। मैं मोबाइल में भी देख लेती हूँ, आपने कुछ पूछा है क्या चैट में? किसी ने नहीं पूछा अभी तक, तो यहाँ पे ले लेते लेट थीटा बी द, let theta be the acute angles, theta be the acute angle between the line। ठीक है स्टूडेंट, बिटवीन द लाइन, जो इक्वेशन दिया है 1 एंड 2 में दिया है, बिटवीन द लाइन जिसका इक्वेशन दिया है 1 एंड 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट थीटा हमने एक्यूट एंगल मान लिया है जो लाइन 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ से कैसा लिख सकते हैं? टेन थीटा, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो देयरफॉर या देन टेन थीटा आपके पास हो गया मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट यहाँ पे 1 प्लस m1 m2। किसी को डाउट है इसमें? बताइए, हमने ये फॉर्मूला बार बार यूज किया है। अभी क्या करेंगे बताइए? m1 और m2 की वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये था, m1 की वैल्यू -2 है, m2 की वैल्यू -3 है। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, -2 -3, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ मैं, +3 आ जाएगा, और यहाँ पे या माइनस लगाना है तो वो भी दिखा देते हैं, माइनस ऑफ -3, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय आपको हो गया 1 प्लस -2 इंटू -3। ठीक है, ये वाला हमारे पास हो गया, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ स्टूडेंट -2 प्लस 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस ऑफ 2 एंड -3, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा। देख लीजिए एवरीवन, देखिए तो आपको मिला है क्या है? मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे मिल रहा है 7। ठीक है, तो मतलब आपके पास क्या मिल रहा है स्टूडेंट? आपको मिल रहा है, दिस इंप्लाइज, ये आप इधर भी लिख सकते हो, टेन थीटा आपको मिल रहा है मॉडुलस ऑफ 1/7, या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपको मिल रहा है मॉडुलस ऑफ 1/7, मतलब 1/7 हो गया, तो टेन थीटा आपको मिल रहा है 1/7। लेकिन स्टूडेंट हमें टेन थीटा नहीं बताना, हमें थीटा की वैल्यू बतानी है, तो इसको लिखेंगे कैसे? क्योंकि ये आपको पता है, हमने जो भी स्टैंडर्ड एंगल्स के ऊपर पढ़ी थी कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, क्योंकि टेन थीटा 1/7, और ये हमें अभी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है जो भी हमने पढ़ा अभी तक, तो यहाँ से स्टूडेंट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं 1/7। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नोटेशन मैंने लिखा है, ये टेन इनवर्स ऑफ, इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन ऑफ टेन। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्री आप क्या है, जो 12th में पढ़ने वाले चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, ये अभी आपके 11th के सिलेबस में है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे मुझे बताते हैं, एक तो तरीका ये है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एंगल मैंने दिया है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल आप मुझे बता देते हो कि 1045 डिग्री पे वैल्यू होती है 1। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 10 ने वैल्यू ली है 1, तो कौन से एंगल की मतलब यहाँ पे मिलेगा? ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ इतना लिखिए, लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि जो टेन इनवर्स है, ये 1/10 नहीं है, टोटली डिफरेंट है, ये इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आया? तो यहाँ पे सिर्फ अपने अभी के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमने लिखा है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/7, तो यहाँ से आप लिख रहे हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1/7। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो ये एंगल हमारे पास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज टेन इनवर्स ऑफ 1/7। ये पूरा डिटेल में हम 12th में पढ़ेंगे, कौन से वाले चैप्टर में? रिलेशन और फंक्शन वाला चैप्टर जो हम करेंगे, पहला चैप्टर, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि आया क्या यहाँ पे? इनवर्स फंक्शन है ये। ठीक है,
जैसे हमने जो नॉर्मल फंक्शन भी जो भी फंक्शन पढ़े हैं 11 चैप्टर में, उसमें भी हमने इनवर्स फंक्शन सीखा था, लेकिन ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये स्पेशली 12 का पार्ट है, उसमें हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है एवरीवन, मतलब यहाँ से आपको एंगल मिल रहा है, यहाँ पे जो आपको वैल्यू क्या है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू 1/7 मिल रहा है, तो यहाँ से आप बोल रहे कि जो एंगल है वो क्या है आपका tan इनवर्स ऑफ 1/7 है। ठीक है, ये सब हम डिटेल में 12th में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि जो tan इनवर्स क्या है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट, बताइए किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो मैम। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा देती हूँ आपके पास। एवरीवन देखिए क्वेश्चन कैसा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 2,3 which makes an angle of 45 degree with the line 2x plus y minus 7 is equal to 0। ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे करना जरूरी है या घर पे कर सकते हैं आप? बताइए पहले तो मुझे, क्या बोला है आपको? इक्वेशन फाइंड करनी है वो लाइन की जो पॉइंट 2,3 से पास हो रही है, और एंगल कितना बना रही है 45 डिग्री, किसके साथ? ये वाली लाइन के साथ। ठीक है, तो मतलब स्टूडेंट क्या करेंगे, कुछ समझ में आया क्वेश्चन में? ये वाली लाइन का स्लोप आपको पता है, जैसे आप बोल सकते हैं जो गिवन लाइन है इसका स्लोप मैंने बोल दिया m1 है, तो ये हो गया आपके पास -2/1, मतलब x का कोएफिशिएंट अपॉन y कोएफिशिएंट, उसके पहले हमने माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता चला m1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, और जिस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है उसकी स्लोप को चाहे तो आप m2 बोल दीजिए या बोल दीजिए m। तो यहाँ से आपको बेसिकली क्या मिल रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, tan 45 डिग्री आपको मिलेगा मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 लिखते हैं स्टूडेंट। फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमें, स्लोप यहाँ पे m की, जैसे अगर आपने m2 इज इक्वल टू m लिया है तो वहां से m की 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, अगर m की 2 वैल्यू मिल गई है तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म से आपको लाइन की 2 इक्वेशन मिलेगी। कर सकते हैं एज ए होमवर्क? प्लीज बताइए, कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट का? मैम 10 मिनट लगेगा इसको सोल्व करने में, तो ये मैं अभी होमवर्क में लिखती हूँ, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। लेकिन समझ में आया कि नहीं ये बताइए पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं आप, देखो तो यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस, यहाँ पे m2 लिखना है तो m2 लिख लीजिए यहाँ पे। तो आपको ये दिया हुआ है tan 45 डिग्री पे आपको पता वैल्यू होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। यहाँ से m2 की आपकी 2 वैल्यू मिलेगी, तो 2 अलग अलग स्लोप के लिए आपको 2 अलग अलग इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने एज ए होमवर्क लिखा है, डोंट वरी, बहुत ईजी है, जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए, जो क्वेश्चन लग रहा है कि आप कर पाएंगे वो मैं होमवर्क में दे रही हूँ, जो नहीं लगता है कि नहीं कर पाएंगे वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको 2 मिनट ही लगेगा, तो यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं इसको। क्या बताना है बताइए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ये 2 लाइन का। ठीक है, बताइए, आपने किया ना 2 इक्वेशन, जब हमने 9th या 10th में सीखा था साइमल्टेनियसली सोल्व कैसे करते हैं इक्वेशन को, सबको आता है? प्लीज बताइए एवरीवन। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है हमें। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे वी हैव, कुछ नंबर यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं, वी हैव, आपकी मर्जी, यहाँ पे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इसको सपोज मैंने नंबर 1 दे दिया है। दूसरी वाली इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू -7, इसको अगर मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट बताइए, आपकी मर्जी है, x का कोएफिशिएंट सेम करना चाह रहे हैं कि y का कोएफिशिएंट? बताइए, आप जैसा बोलेंगे वैसे करेंगे, सेम आंसर आएगा आपको। बेसिकली दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके x और वैल्यू, x एंड y की वैल्यू जो आएगी वो ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। प्लीज बताइए स्टूडेंट क्या करें, किससे किससे मल्टीप्लाई करना, आप बताइए। x का कोएफिशिएंट सेम बनाना है तो स्टूडेंट आप इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर y का कोएफिशिएंट सेम बनाना है, मतलब यहाँ पे देखो एक नेगेटिव है एक प्लस, आप फिर उन दोनों में डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो, लेकिन आप बताइए क्या करना है, मतलब कौन से कोएफिशिएंट, मतलब यहाँ पे कौन से टर्म को एलिमिनेट करने का सोच रहे हैं आप? x की टर्म को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं कि y की टर्म को? एक्स ओके एक्स ओके, ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट, तो सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, यस मैम। पर 5 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएं। नहीं नहीं, ऐसे भी काम चल जाएगा हमारे, अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाए तो ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा लिख लेते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग
एक सेकेंड, यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय नंबर 4 वी गेट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं, हमने सीखा है बहुत बार। तो इक्वेशन 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा देख लीजिए, 4x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 28। ठीक है स्टूडेंट, ये इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अभी बताइए, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट करना है या इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करना है? सेम ही आंसर आने वाला है, बताइए आप लोग। इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दे इक्वेशन 1 में से। यस मैम। ओके, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो मैं पूरा लिख के दिखा देती हूँ क्या मिलेगा आपको। इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे इक्वेशन 1 के अंदर से, तो 4x प्लस 3y पहले लिख देते हैं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू आपको मिल रहा था 5, और इक्वेशन 3 हमें क्या मिल रही है, 4x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 28। 4x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 28। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे, हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट किया है इक्वेशन 1 से, तो साइन चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। स्टूडेंट बताइए ये क्या हो जाएगा, 4x कैंसिल हो जाएगा 4x। तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या बचा बाकी का मुझे बताइए, 3y, वेरी गुड, 11y इज इक्वल टू 5 प्लस 28 33। यस मैम। वेरी गुड, तो यहाँ से स्टूडेंट y की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 3। वेरी, y की वैल्यू 3 मिल रही है यहाँ पे। तो अभी क्या करेंगे, y की वैल्यू 3 या तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस में करें बताइए आप लोग? मैम 1 में। ओके, 1 में कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पे किसकी वैल्यू मिली थी, y की वैल्यू, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, वी गेट। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या इक्वेशन थी इक्वेशन 1 में। आपके पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 था, 4x प्लस 3y, y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 5 है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, ये हो गया 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या मिल रहा है सबको, 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 9। ठीक है, देख लेते हैं, 4x आपको मिल रहा है -4 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे लगता है सबकी -1 आ रही है। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, x की वैल्यू आई -1 और y की वैल्यू हमें मिली थी 3। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये हमने, इसके बाद में आगे जगह है क्या, नहीं आगे जगह ही नहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 एंड यहाँ पे आपको मिली थी y इज इक्वल टू 3। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइन, therefore the point of intersection, स्टूडेंट और यहाँ पे नाम भी देना चाहे तो लिख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड L2 इज इक्वल टू, ऐसा भी लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या मिला है, -1, 3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया लाइन L1 एंड लाइन L2, या यहाँ पे हमने नाम दिया है 1 एंड 2। ठीक है, प्लीज बताइए, ज्यादा इजी है साइमल्टेनियसली सोल्व करना, अदरवाइज वो पूरा फॉर्मूला पढ़ते ना तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं A1 B1 में। तो ये वाला ज्यादा बेटर है, जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोले दो लाइन का, तो दोनों के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है इसमें, प्लीज बताइए। ठीक है, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, उसके बाद के जो क्वेश्चन में वो होमवर्क में देने वाली हूँ, क्योंकि उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगी, लेकिन मेन चीज क्या है, वो कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है, तो क्वेश्चन सोल्व करने में कुछ डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं कराती हूँ, उसके बाद के 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी, बहुत ईजी है। ठीक है, तो पहले ये वाला क्वेश्चन बताइए सब लोग। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are
अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे पहले, इससे पहले हमने कुछ मिस कर दिया क्या? एक सेकेंड, 5 क्वेश्चन के बाद हाँ एक क्वेश्चन मिस कर दिया, वो भी करेंगे डिस्कस, लेकिन उससे पहले ये, ठीक है। आपको क्या बोला है स्टूडेंट? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -2, 3 ऑन द लाइन। मैं यहाँ पे सिर्फ समझाती हूँ आपको कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, क्या करना है स्टूडेंट, आपको एक लाइन दी हुई है, देखो अगर डायग्राम वाइज अगर हम बोले तो कुछ ऐसी आपके पास एक लाइन दी हुई है। मेन चीज है कॉन्सेप्ट समझ में आना। जैसे यहाँ पे एक लाइन है आपके पास, उसका इक्वेशन दिया है आपको 3x - y - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये लाइन के ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। इसका ओके रेड कलर से मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने सपोज ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका कुछ नाम दे देते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे सपोज आपने क्यू बोला, यहाँ पे आप बोल सकते हैं जैसे पी ले लिया। एवरीवन समझ में आ रहा है इतनी बात? पी क्यू यहाँ पे क्या हो गया, ये जो गिवन लाइन था उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। एवरीवन प्लीज बताइए, समझ में आई इतनी चीज? यस मैम। अभी स्टूडेंट क्या पता है आपको, ये जो लाइन है 3x - y - 1 इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप आप लोग मुझे बता सकते हो कितना हो जाएगा? -3/-1 करेंगे तो 3 हो गया ना। यस मैम। ये वाली लाइन का स्लोप हो गया 3। अभी स्टूडेंट जो पी क्यू है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के ऊपर, तो पी क्यू का स्लोप एंड जो गिवन लाइन का स्लोप है उन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आएगा। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक तो ये, और ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है कितना, -2/3, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू का स्लोप आप यहाँ पे कितना बताएंगे स्टूडेंट? आपका -1/3 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप आपने अभी बताया कितना आ रहा है, 3 आया है। तो इसका स्लोप पी क्यू का स्लोप हो जाएगा आपके पास माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1/3 है। एक मिनट वापिस से लिख के बता देती हूँ, कंफ्यूज मत होइए। ये वाली लाइन का स्लोप है 3, तो इन पी क्यू का स्लोप आपका हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर लिखें स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू, और यहाँ पे अगर इसको स्लोप को आपने m बोला है, और ये लाइन का जो स्लोप है, ठीक है, पूरा लिखना चाहिए तो पूरा लिख दीजिए स्टूडेंट। ये स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू 3 आपके पास होना चाहिए -1, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें स्लोप ऑफ पी क्यू की स्टूडेंट, ये आपके पास कितना हो जाएगा? -1/3। -1/3 आएगा, -1/3, क्योंकि 3 कैंसिल होके उनका प्रोडक्ट में आपको -1 मिलना चाहिए, ठीक है। अभी स्टूडेंट ये आपको पता ही पी क्यू परपेंडिकुलर गिवन लाइन पे, पी के कोऑर्डिनेट पता है, पी क्यू का आपको स्लोप पता है, तो आप मुझे बताइए पी क्यू लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से? एवरीवन बताइए, कर सकते हैं ना? स्लोप पॉइंट फॉर्म हमने सीखा है। अगर कोई लाइन का इक्वेशन लिखना है, आपको पता है कि एक वो पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप पता है, तो कैसे लिखते हैं? तो इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा y - y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे -1/3 इंटू x - x1, ठीक है स्टूडेंट। इसको सोल्व करके आपको एक इक्वेशन मिलेगी। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं करा रही हूँ, अभी मैं समझा रही हूँ आपको। डोंट वरी, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, लेकिन मेन चीज क्या समझ में आना, ठीक है स्टूडेंट। पीक्यू का इक्वेशन मिल जाएगा, गिवन लाइन का इक्वेशन तो पता ही है। ध्यान से देखिए, आपको क्या बोला है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। प्लीज बताइए, क्यू जो यस। है ये पीक्यू के ऊपर भी है और ये गिवन लाइन के ऊपर भी है, तो आपने पीक्यू का इक्वेशन लिख लिया है, गिवन लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे, जो एक्स एंड वाई की वैल्यू आएगी वो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएगी। प्लीज बताइए, समझ में आया? यस मैम। बस इसको लिखना है, तो अभी डोंट वरी, यहाँ पे मैं जस्ट होमवर्क लिख रही हूँ, लेकिन मैं पूरा इसको स्टेप बाय स्टेप लिख के आपको बताने वाली हूँ। नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी इसका 10 मिनट आपको जाएगा। आपको पता है, सिर्फ मेन चीज है समझ में आना कि पी क्यू परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के ऊपर, तो पी क्यू का स्लोप एंड जो गिवन लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। आपको पता है पी क्यू जो लाइन है पी से पास हो रही है, इसकी कोऑर्डिनेट पता है, तो इसका इक्वेशन लिख लिया है। तो पी क्यू लाइन और ये जो गिवन लाइन है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट बेसिकली क्यू है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कीजिए, क्यू के कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। एवरीवन बात समझ में आई? बता दीजिए एक बार। यस मैम। ओके ठीक है। उसके बाद 7th और 8th और दिखाती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे बहुत इजी है, कुछ भी नया नहीं है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन करने में 10 से 15 मिनट जाता है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर। अच्छा स्टूडेंट, सबको याद है सर्कम सेंटर होता क्या है? ट्रायंगल के तीनों साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, वो जिस पॉइंट पे मिलते हैं हम उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। यस मैम।
ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट ए दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -2,3 है। बी वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट है 6,-1। यहाँ पे आप बोलते हैं सी, ए बी सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिए अगर आपने ये जैसे आप बताइए कौन सी वाली साइड का, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, दो साइड का कोई भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ पे सपोज आपने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं पे यहाँ पे लिया है, ठीक है स्टूडेंट। रफ डायग्राम में दिखा रही हूँ, जैसे आपको पता है सर्कम सेंटर को हम ओ से डिनोट करते हैं, तो एक काम कर दीजिए, इसका नाम दे देते हैं ऐसा कुछ ओ, और इसका बोल दिया है मैंने डी। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई। तो डी क्या हो गया, क्योंकि हम यहाँ डायग्राम से बात करें तो ओडी हो गया साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब डी क्या हो गया, ए बी का मिड पॉइंट हो गया। Yes, ma'am. डी अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से डी के कोऑर्डिनेट निकालना कुछ डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं ना। डी के कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या मिल जाएगी, देख लीजिए -2 + 6 करेंगे तो ये 4 हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा डी का, 3 - 1 मतलब 2/2, ये 1 हो गया। फिर वही कॉन्सेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में किया स्टूडेंट, ए बी का स्लोप निकाल सकते हो, ओडी उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ। ए बी का स्लोप निकाल दिया है, ओडी का स्लोप आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ओडी का जो स्लोप है इनटू स्लोप ऑफ ए बी, इनका मल्टीप्लीकेशन -1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर ओडी का स्लोप निकल गया है तो ये जो ओडी आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी, तो इसका इक्वेशन मिल जाएगा। एवरीवन जस्ट बताइए एक बार, समझ में आया? ठीक है, मैं जैसे आपको अभी के लिए समझा रही हूँ यहाँ पे, तो ओडी का इक्वेशन मिल जाएगा। वैसे ही स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल के तीनों साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर मीट करते हैं उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक साइड का तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, दूसरी साइड का ले लेते, तीनों का लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे दो का भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ने यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, तो यहाँ पे नाम दे दिया ई। तो ई क्या हो गया, एसी का मिड पॉइंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ई के कोऑर्डिनेट आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हो। एवरीवन बताइए, ए सी का स्लोप निकाल सकते हैं? Yes, निकाल, ma'am. एसी का स्लोप निकल गया तो ओई का स्लोप आ जाएगा। ई के कोऑर्डिनेट आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से देखिए क्या मिल जाएगा, -2 + 4 करेंगे तो 2/2 मतलब यहाँ पे 1 मिला, 6/2 करेंगे ये 3 मिला। तो ओई का इक्वेशन निकल जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि लिखने में टाइम जाएगा, वैसे 10 मिनट जाएगा पूरा सोल्व करेंगे तो ओई का स्लोप पता चल गया है आपको। यहाँ से कैसे पता चल जाए, क्योंकि एसी का स्लोप निकाल सकते हैं, ओई परपेंडिकुलर टू एसी है, तो एसी का स्लोप मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ ओई ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो स्टूडेंट स्लोप पॉइंट फॉर्म से ओई का इक्वेशन लिखेंगे। ओ ई क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड एसी का। तो अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ओडी एंड ओई किस पॉइंट पे मीट कर रहे, ओ पे। ठीक है, तो जो दो इक्वेशन अभी आपकी निकलेगी आपके पास, ओडी का एंड ओई का, उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करके आपको मिलेगा ओ के कोऑर्डिनेट। ओ क्या है यहाँ पे, सर्कम सेंटर। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है कैलकुलेशन बहुत है, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको अभी के लिए जस्ट होमवर्क मेंशन कर रही हूँ। डोंट वरी, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। बात समझ में आई प्लीज बताइए। ट्रायंगल के तीनों क्या है यहाँ पे, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे मिल रहे हैं। हम दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लिया है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या है, सर्कम सेंटर दे देगा। ठीक है, प्लीज बताइए एवरीवन, प्लीज बताइए स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं, क्योंकि हम इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड लेक्चर है। तो ये वाली बात समझ में आई ना स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। Ma'am, yes. ठीक है, Yes, ma'am. एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं दिखा देती हूँ। डोंट वरी, सॉल्यूशन पूरा मैं डिटेल में आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, लेकिन पूरा कैलकुलेशन करने में एक लेक्चर चला जाएगा, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस दिए हुए हैं स्टूडेंट, यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑर्थो सेंटर का। ठीक है, जस्ट रफली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा ऑर्थो सेंटर होता क्या है। ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलते हैं स्टूडेंट, उसको आप क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। याद है किसी को, नहीं याद है तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखो, एक ट्रायंगल है स्टूडेंट, जैसे आपके पास ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं रफली डायग्राम से बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे जैसे आपने कोई भी दो एल्टीट्यूड ले लिए, जैसे यहाँ पे आपने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी सी के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ नाम देते हैं इसको, जैसे ए डी बोल दिया यहाँ पे।
ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एडी क्या हो गया आपके पास, एल्टीट्यूड हो गया थ्रू द वर्टेक्स ए। ठीक है, अभी एक और ले लेते हैं क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे मिलने वाले हैं, वो पॉइंट को हम बोलते हैं यहाँ पे ऑर्थो सेंटर। ठीक है स्टूडेंट, सपोज आपने बी से ड्रॉ कर लिया है परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड, मतलब यहाँ से सपोज आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, इसका कुछ नाम दे देते हैं स्टूडेंट, डी ले लिया, ई ले लिया। स्टूडेंट अभी मुझे बताइए ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है, सी के कोऑर्डिनेट पता है। ठीक है, तो अगर आप बीसी का स्लोप निकाले, एवरीवन प्लीज जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, बीसी का स्लोप निकाल सकते हैं, एडी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ एडी इंटू स्लोप ऑफ बीसी कितना हो जाएगा, -1। प्लीज बताइए। यस मैम। हाँ, तो एडी का इक्वेशन निकाल सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है स्टूडेंट, एडी का इक्वेशन निकल जाएगा। वैसे ही अगर आप देखेंगे बी परपेंडिकुलर टू एसी है, एसी का स्लोप निकाल सकते हैं, बी का स्लोप इनटू एसी का स्लोप हो जाएगा -1। ठीक है, तो वहां से आपको स्टूडेंट क्या है, बी का स्लोप मिल जाएगा, बी के ऊपर आपको पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है ऑलरेडी, तो इसका इक्वेशन निकालेंगे। तो बेसिकली जहाँ पे आपका ये एल्टीट्यूड बी ई एंड एडी एल्टीट्यूड जो मिल रहा है वो पॉइंट यहाँ पे रहेगा, उसको हम एच से डिनोट करते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट, क्योंकि तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, तो दो एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल लीजिए, वो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आपको ऑर्थो सेंटर देगा। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट, प्लीज बताइए, क्योंकि इसको भी सोल्व करने में अगर पूरा डिटेल में लिखेंगे तो 10 मिनट तो डेफिनेटली जाएगा। एवरीवन प्लीज बताइए, समझ में आए ना। तो यहाँ पे मैं अभी इसलिए होमवर्क लिख रही हूँ, लेकिन डोंट वरी, आपको ये सारा पूरा डिटेल में सॉल्यूशन सब यहाँ पे मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। लेकिन मेन चीज क्या है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। एवरीवन आ गया ना, प्लीज बता दीजिए एक बार। स्टूडेंट आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए, लेकिन डोंट वरी, अभी क्या है, मेन चीज के कॉन्सेप्ट समझ में आना। एक बार अगर आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो आप क्वेश्चन खुद से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद किया है एंड यहाँ पे